नमस्कार दोस्तों, वाई एस नर्सिंग एकेडमी के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए वाई एस नर्सिंग एकेडमी की तरफ से क्लास नंबर 24 लेकर आपके सामने आए हैं। दोस्तों, कल छोटी सी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से ये जो आज 24 नंबर जो क्लास है ये आपको कल मिलने वाली थी, लेकिन कल थोड़ा सा कुछ इशू होने की वजह से हम आपको क्लास प्रोवाइड नहीं करवा पाए। लेकिन आज हम आपके लिए क्लास नंबर 24 लेकर आए हैं। तो चलिए बगैर देरी किए क्लास नंबर 24 की शुरुआत करते हैं, जो KGMU, UPSC और एम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। ए नॉर्मल हु हैज़ गिवन बर्थ 5 टाइम और मोर कोल्ड। दोस्तों, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है कि एक वोमेन है जो 5 बार प्रेग्नेंट हो चुकी है या उससे ज़्यादा 6, 7, 8, 9, 10 जितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, लेकिन 5 बार से ज़्यादा है। ठीक है, तो उस कंडीशन को आप क्या कहोगे? तो उस कंडीशन को दोस्तों राइट आंसर तो आपके सामने बनता है ग्रैंड मल्टी पैरा। और अगर दोस्तों नल्ली पैरा की बात की जाए तो नल्ली पैरा में क्या होता है कि एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है लेडीज़। और अगर मल्टी पैरा की बात की जाए तो एक से ज़्यादा प्रेगनेंसी पाया जाना, यानी एक से ज़्यादा 2 या 3। ठीक है दोस्तों। और अगर प्राइमी पैरा की बात की जाए तो फर्स्ट बार जो लेडी पहली बार प्रेग्नेंट होती है उसको हम प्राइमी पैरा बोलते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने क्या जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 5 बार या उससे ज़्यादा पूछा गया था, तो राइट आंसर आपके सामने जाएगा बी, ग्रैंड मल्टी पैरा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ओडिमेटस एरिया इन द स्कल्प ऑफ द न्यूबॉर्न एज ए रिजल्ट ऑफ प्रोलॉन्ग्ड लेबर इज कॉल्ड। दोस्तों, क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा है, यानी कि जो प्रोलॉन्ग्ड जो लेबर है उसके बारे में पूछा गया है। दोस्तों, यहाँ पर प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बारे में, जो न्यूबॉर्न बेबी है उसका स्काल्प जो होता है, यानी जो बिल्कुल हमारे जो सिर होता है, सिर के जो बीच वाला एरिया होता है, ऊपर की तरफ जो उठा हुआ होता है उसको स्काल्प बोलते हैं। उस एरिया पर स्वेलिंग आई हुई है बच्चे को और प्रोलॉन्ग्ड लेबर के दौरान, तो उस कंडीशन को आप क्या नाम दोगे? यानी आप उसको किस तरह का, मतलब हेमाटोमा बोल सकते हो, ब्लीडिंग बोल सकते हो, या वहाँ पर फ्लूइड है, क्या बोल सकते हो उस कंडीशन को आप? तो दोस्तों राइट आंसर अब आपको दिख ही रहा है, राइट आंसर बनेगा कैपट स्किडेनम। राइट आंसर है दोस्तों डी। और इसमें क्या होता है, जो कैपट स्किडेनम होता है जो न्यूबॉर्न बेबी को होता है, ठीक है दोस्तों, वो क्या नाम है, उस स्कल्प के अंदर फ्लूइड भरा हुआ होता है। और अगर ब्लीडिंग की बात की जाए तो ब्लीडिंग क्या होता है, ये जो कैपट स्किडेनम जो है दोस्तों, इसके अंदर जो फ्लूइड होता है, फ्लूइड में क्या होता है कि ये सूचर लाइन को कभी भी ये क्रॉस कर लेते हैं, कि सूचर लाइन को क्रॉस कर लेते हैं, फ्लूइड होता है। और ये 24 आवर्स या 36 आवर के बाद अपने आप ही डिजोल्व हो जाता है ये फ्लूइड। और अगर ये क्या नाम है, अगर हम यहाँ पर सबडूरल या कैपिल या इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग की बात की जाए तो इसमें क्या होता है कि ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करते और यहाँ पर क्या होता है, ब्लीडिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर स्काल्प के अंदर, न्यूबॉर्न के अंदर पूछा गया था दोस्तों, तो उसको हम बोलते हैं कैपट स्किडेनम। तो राइट आंसर इज डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन लगेगा आपको, आपने सोचा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे लैंग्वेज को तो आपको लगेगा कि मैंने रीडिंग गलत दी है आपको, लेकिन दोस्तों ये गलत रीडिंग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े। क्वेश्चन ने क्या पूछा कि वाइल केयरिंग फॉर ए पेशेंट विद हाइपरटेंशन द नर्स नोट द फॉलोइंग वाइटल, यानी एक नर्स है जो केयर कर रही है हाइपरटेंशन के पेशेंट की, तो उसमें वाइटल क्या देखने को मिले, जो उस पेशेंट का जो बीपी है वो 140/20। ये रीडिंग गलत नहीं है दोस्तों, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से समझना। 140/20, पल्स रेट 120, रेस्पिरेशन 36, टेम्परेचर 100.8 फ़ारेनहाइट। द नर्स इनिशियल एक्शन शुड बी, यानी इन रीडिंग को देखते हुए नर्स का सबसे पहला एक्शन क्या होगा? दोस्तों देखो, पल्स रेट जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पल्स रेट बढ़ती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मेन जो फोकस आपको करना है वो बीपी के अंदर करना है, कि बीपी के अंदर 140/20 जो बीपी दिया गया है। तो इसमें क्या करोगे आप, सबसे पहले राइट आंसर तो आपके सामने जाता है कि डॉक्टर को कॉल करेंगे। रीचेक द वाइटल, यहाँ पर रीचेक वाइटल का सेकंड प्रायोरिटी बनती है, पहले डॉक्टर को करना है। यहाँ पर आर्टिल ब्लड गैस का कोई महत्व नहीं रखता और ईसीजी का भी कोई महत्व नहीं है। राइट आंसर आपके सामने क्या जाएगा दोस्तों?
कॉल द डॉक्टर। यहाँ पर एक छोटा सा डिस्कशन मैं आप लोगों को और समझाऊंगा, अभी जो थोड़ा सा मेरे दिमाग में आया तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, जब भी आप किसी पेशेंट का अगर ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, अगर कोई पेशेंट मोटा है और आप उसका ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, तो अगर आपका जो बीपी कफ होता है वो अगर छोटा है और पेशेंट का जो हाथ वो मोटा है और कब छोटा पड़ रहा है, तो रीडिंग आएगी ज़्यादा। यानी कब छोटा होगा तो रीडिंग ज़्यादा, और कब बड़ा होगा, हाथ पतला है, तो रीडिंग आएगी कम। यानी छोटा है तो रीडिंग आएगी ज़्यादा, बड़ा है तो रीडिंग आएगी कम। तो राइट आंसर आपके सामने जाएगा क्या, ए, कॉल द डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है दोस्तों, क्लिनिकल डेथ इज आल्सो नोन एज, यानी क्लिनिकल डेथ के बारे में पूछा गया है। जो क्लिनिकल डेथ होती है उसको आप क्या नाम देते हो, क्या डिफाइन करते हो? क्लिनिकल डेथ को हमेशा दोस्तों ब्रेन डेथ बोला जाता है। जो क्लिनिकल अंडर डेथ होती है उसको हमेशा ब्रेन डेथ बोला जाता है। जैसे कि आप बोलते हो क्लिनिक के अंदर किसी पेशेंट का ब्रेन डेड हो गया है, तो उनकी फैमिली को आप एडवाइस कर सकते हो कि आपके पेशेंट की ब्रेन डेड हो चुकी है, यानी पेशेंट कभी भी एक्सपायर हो सकता है। उसके बाद पूरी बॉडी, ब्रेन तो डेड हो ही चुका है, बाकी पार्ट अभी कुछ काम कर रहे हैं। तो दोस्तों उसमें आप क्या कर सकते हैं कि पेशेंट के अटेंडेंट को एडवाइस कर सकते हैं कि उसकी आँख, उसकी किडनी, लीवर अगर किसी पेशेंट को हेल्पफुल हो तो उसको डोनेट किया जा सकता है। तो क्लिनिकल डेथ बोला जाता है दोस्तों इसको, और क्लिनिकल डेथ हमेशा ब्रेन डेथ ही बोली जाती है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, एन इफेक्टिव डिसऑर्डर अमोंग द फॉलोइंग इज। दोस्तों क्वेश्चन ने पूछा है कि अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में पूछा गया है। अफेक्टिव डिसऑर्डर किसे कहते हैं? अफेक्टिव डिसऑर्डर उनको बोलते हैं दोस्तों जो दिखाने वाले डिसऑर्डर होते हैं। अफेक्टिव का मतलब जो दिख रहे हैं, सामने दिख रहे हैं आपको, उनको क्या बोलते हैं? अफेक्टिव डिसऑर्डर। क्या हमें कोई भी पेशेंट है उसको में डिसऑर्डर दिख रहे हैं, उस कंडीशन को आप क्या बोलोगे? तो राइट आंसर आपके सामने क्या जाएगा दोस्तों, डिप्रेशन को ही आप अफेक्टिव डिसऑर्डर बोलते हैं। और अगर डेरिलियम की और अल्जाइमर की बात की जाए तो ये कॉन्शियसनेस के होते हैं, और अल्जाइमर में क्या होता है, मेमोरी लॉस देखने को मिलती है। और फोबिया को क्या बोला दोस्तों? फोबिया को थॉट बोला जाता है, यानी जो सोचने वाला जो डिसऑर्डर होता है, यानी सोच से अगर किसी पेशेंट को डर लगता है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट पानी से डरता है, कोई पेशेंट अंधेरे से डरता है, तो उसको फोबिया बोला जाता है। तो राइट आंसर क्या जाएगा, सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, नेगली रूल के बारे में पूछा गया है दोस्तों। नेगली रूल को आप क्या नाम देते हो? नेगली रूल बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों ये। और रूल के बारे में मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ाए हैं। जो अभी नेगली रूल के बारे में पूछा, तो नेगली रूल राइट आंसर आपके सामने दिख रहा है, डिटरमिनिंग द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। यानी नेगली रूल में क्या होता है कि ईडीडी को काउंट किया जाता है दोस्तों। जो हमारी ईडीडी होती है, जो डिलीवरी डेट जो होती है, उसको हम ईडीडी बोलते हैं। और एलएमपी को हम बोलते हैं, जो लास्ट मेंसेज साइकिल पीरियड होता है, उसको हम एलएमपी बोलते हैं। और अगर आपको ईडीडी निकालनी है तो ईडीडी में क्या होता है, एलएमपी की जो डेट होती है उसमें 7 डे प्लस किए जाते हैं, और उसमें प्लस 9 मंथ किए जाते हैं, वो आपकी ईडीडी निकल जाएगी। तो राइट आंसर आपके सामने क्या जाएगा, डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। उससे पहले बताते हैं जो एलिवेटिंग जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है दोस्तों, और एक होता है एस्टिमेटिंग फिटल एज, जो उसमें क्या होता है कि यूएसजी के द्वारा अल्ट्रासोनोग्राफी से उसमें जांच की जाती है। और काउंटिंग फिटल जो हार्ट रेट होती है, उसमें आप स्टेथोस्कोप से, या क्या बोलते हैं, हमारे जो फिटल स्कोप आता है बच्चे का, उससे हम चेक करते हैं फिटल की हार्ट रेट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, रेस्पाइट केयर रेफर्स टू, यानी यहाँ पर रेस्पाइट केयर के बारे में पूछा गया है दोस्तों। किसके बारे में जानकारी देती है रेस्पाइट केयर? रेस्पाइट केयर होती है दोस्तों, वो राइट आंसर ये बनेगा, पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ ए पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन।
जो रेस्पाइट केयर जो होती है दोस्तों, वो पार्ट टाइम सुपरविजन ऑफ पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन, यानी आप इसको पार्ट टाइम पेशेंट क्रोनिक कंडीशन के बारे में इसको आप डिफाइन कर सकते हो। जो रेस्पाइट केयर होती है वो हमेशा क्रोनिक कंडीशन के अंदर की जाती है, पार्ट टाइम सुपरविजन के अंदर पेशेंट की। राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों? राइट आंसर जाएगा आपके सामने सी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट नर्सिंग डायग्नोसिस? दोस्तों यहाँ पर नर्सिंग डायग्नोज के बारे में ट्रू स्टेटमेंट पूछी गई है, सच्चाई बात पूछी गई। ट्रू का मतलब होता है सच। सच डायग्नोज क्या होता है? जो नर्सिंग डायग्नोज की अगर बात की जाए, जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं हमारे जितने भी, वो जो डायग्नोज करते हैं वो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा डायग्नोज नर्सिंग ऑफिसर करता है जो सही होता है, मायने में बिल्कुल सच होता है? तो राइट आंसर आपको दिख ही रहा है दोस्तों। राइट आंसर क्या होता है? इट एड इन द क्वालिटी ऑफ केयर टू मीट द क्लाइंट नीड्स, यानी जो पेशेंट होते हैं, पेशेंट की जो हमारे पेशेंट होते हैं उनकी नीड को पूरा करना, उनकी सहायता करना, उनकी हेल्प करना, ये हमारा नर्सिंग डायग्नोज बनता है। यानी उनकी जो हॉस्पिटल के अंदर जो फैसिलिटी जो हमारे पास प्रोवाइड होती हैं, जो हम उनको दे सकते हैं, उन सभी चीज़ों को, उनके प्रति उनकी नीड को पूरा करना, उसको हम इट नेड क्वालिटी द केयर ऑफ मीट द क्लाइंट नीड्स बोलते हैं। तो राइट आंसर आपके सामने ये ट्रू डायग्नोसिस है दोस्तों। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों 2019 में, ऋषिकेश एम्स ने पूछा था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द कॉज ऑफ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस अमोंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बारे में पूछा गया दोस्तों। देखो दोस्तों, अगर किसी ने एबीजी अगर अच्छे से पढ़ी है ना दोस्तों, एबीजी सबसे अच्छा तरीका होता है एसिडोसिस और एल्कलोसिस को निकालने के लिए। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो एसिडोसिस, अगर एसिडोसिस में पीएच की बात की जाए और एल्कलोसिस में पीएच की बात की जाए, तो दोस्तों दोनों की जो पीएच होती है वो नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 से 4.5। और अगर CO2 की बात की जाए तो CO2 होती है 35 से 45। और अगर HCO3 की बात की जाए वो 22 से 47 होती है दोस्तों। और अगर रेस्पिरेटरी में देखें तो CO2 रिटेंट हो जाती है। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात की गई है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होता है, CO2 रिटेंशन होती है। और यहीं पर हमारा क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, जो क्वेश्चन ने हमसे पूछा है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, तो इसमें क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होना, यानी CO2 जब रिटेंशन होती है तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन बनता है हमेशा दोस्तों। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस नहीं होगा, हाइपर वेंटिलेशन नहीं होगा, यहाँ पर एक्सेसिव वोमिटिंग नहीं होगा। एक्सेसिव वोमिटिंग में तो बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है और मोस्टली ये प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है। तो अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात की जाए तो रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है दोस्तों। इसमें क्या होता है, CO2 का रिटेंशन होता है, उस कंडीशन को हम रेस्पिरेटरी एसिडोसिस बोलते हैं। और नॉर्मल वैल्यू मैंने आपको बताई दी है दोस्तों। अगर नॉर्मल वैल्यू का आप ध्यान नहीं रखेंगे तो दोस्तों इसमें आप डिफाइन अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। और अगर एक छोटा सा और समझाता हूँ मैं आपको, अगर HCO3 का लेवल अगर डाउन जाता है दोस्तों तो कंडीशन क्या कहलाएगी, सॉरी, अगर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, सॉरी दोस्तों, अगर रेस्पिरेटरी की बात करते हैं, अगर HCO3 का लेवल अगर ज़्यादा जाता है तो कंडीशन होगी एल्कोलोसिस। और अगर रेस्पिरेटरी का, सॉरी, HCO3 का अगर लेवल डाउन जाएगा तो कंडीशन कहलाएगी एसिडोसिस। तो राइट आंसर आपके सामने बनेगा डी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और इस सीरीज़ का सबसे लास्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ध्यान से पढ़ें, क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ें। और हम नेक्स्ट सीरीज़ में आपके लिए कल क्लास नंबर 25 लेकर आएंगे YS नर्सिंग एकेडमी की तरफ से, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली दोस्तों कल के लिए। कल आपको जो क्लास मिलेगी दोस्तों सुबह 8 बजे आपको क्लास अवेलेबल हो जाएगी, उस क्लास को ध्यान से पढ़ें। इस लास्ट क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं, द नर्स इज टॉकिंग द ब्लड प्रेशर ऑफ एन ऑब्स क्लाइंट, इफ़ द ब्लड प्रेशर कफ इज़ टू स्मॉल द रिजल्ट विल बी। देखो दोस्तों, यही आ गया वो क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था। यानी आप एक पेशेंट का ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं और उसका कफ जो है वो छोटा है, तो रीडिंग कैसी आएगी दोस्तों,
देखो दोस्तों वही आ गया, अभी मैंने आपको बताया था ए फॉल्स लो रीडिंग, यानी अगर कप छोटा है तो रीडिंग क्या होगी, ए फॉल्स लो रीडिंग, यानी अगर प्रेशर कप छोटा है तो रीडिंग लो है, प्रेशर कप बड़ा है और हाथ छोटा है तो रीडिंग ज़्यादा। यानी राइट आंसर क्या जाएगा, ए फॉल्स एवलेशन। यहाँ कप अगर छोटा है तो रीडिंग ज़्यादा बनेगी दोस्तों। सॉरी मैं आपको गलत डिफाइन कर गया इस क्वेश्चन में, पहले मैंने आपको अच्छे से डिफाइन किया था, पहले जो क्लास क्वेश्चन नंबर 8 था दोस्तों, सॉरी ये देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड, यहीं पर मैंने आपको बताया था शायद, तो 1 मिनट आया। अभी इस क्वेश्चन को डिफाइन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या था, अगर कप छोटा है तो बीपी बढ़ेगा और कप अगर बड़ा है तो बीपी घटेगा। बस यही क्वेश्चन आपको डिफाइन करना है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं है दोस्तों। पूरे क्वेश्चन को छोड़ दे, सिर्फ ये बताइए कि प्रेशर कप इज़ टू स्मॉल, प्रेशर कप जो ब्लड प्रेशर कप है वो छोटा है तो इसका मतलब रीडिंग ज़्यादा है, और अगर प्रेशर कप बड़ा है तो रीडिंग कम है। तो राइट आंसर आपके सामने जाएगा ए फॉल्स एल्विलेशन। दोस्तों चलिए, ये थी क्लास नंबर 24। कल हम आपके लिए सुबह मॉर्निंग में 8 बजे क्लास आपके सामने अवेलेबल हो जाएगी, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और अच्छे से पढ़े दोस्तों। और हमारे जितने भी नर्सिंग ऑफिसर हैं सपना देख रहे हैं, उन सब के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।